नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा व्यू करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। चलिए शुरू करते हैं अपने 7 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसमें। पहला विकल्प है कि अमित शाह, दूसरा है CR पाटिल, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है जी किशन रेड्डी। तो सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ ये CR पाटिल ने किया था। बात करें इसके उद्देश्य से, ये किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये सुजलाम भारत ऐप को भारत में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों को डिजिटल तरीके से सुधारने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। और यह पहल जो कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की पानी की योजनाओं को वास्तविक समय में ट्रैक और प्रबंधित करने में काफी मदद करेगी। इसके कुछ उद्देश्य से। तो इसी साथ अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है हमारा कि भारत के आयुष प्रणाली को हाल ही में किन 2 देशों के साथ हुए व्यापार समझौते में मान्यता मिली है। तो 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला विकल्प है कि जापान और दक्षिण कोरिया, दूसरा विकल्प है यूएई और सऊदी अरब, तीसरा है ओमान और न्यूजीलैंड, चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो भारत की आयुष प्रणाली को भी हाल ही में ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौते में मान्यता मिली है। तो यहाँ से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और इससे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस समझौते से क्या है कि आयुष उत्पादों और वेलनेस सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक बाजार में और भी मजबूती मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में शुरू होगी। क्वेश्चन है हमारे। 4 विकल्प हैं इसमें, देखते हैं 1 बाय 1। पहला है कि उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है गुजरात। तो भारत के अभी हाल ही में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन ये हरियाणा राज्य में शुरू की जा रही है। तीसरा विकल्प पहले से हो जाएगा यहाँ से। और यह ट्रेन जो कि जिंद सोनीपत रेल मार्ग पर चलेगी। इस परियोजना के लिए जिंद में जो कि हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और इसका उद्देश्य है कि डिजिटल ट्रेनों की जगह जो कि स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग करना, ये इसके उद्देश्य है। और जिससे क्या है कि प्रदूषण कम हो और हरित परिवहन को बढ़ावा मिले, ये इसके कुछ उद्देश्य थे। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को समाप्त किया है। क्वेश्चन नहीं है हमारे। 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है तेलंगाना। इसे सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। अब बात करते हैं तेलंगाना की, देखते हैं। तो तेलंगाना के कैपिटल है जो कि हैदराबाद, सभी को पता है। यहाँ के सीएम है जो कि रेवंत रेड्डी और गवर्नर यहाँ के हैं जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी और कृष्णा, और प्रमुख बांध की बात करें तो श्री राम सागर और नागार्जुन सागर, ये इसकी कुछ प्रमुख बांध हैं। वही बात करें इसके गठन की, कि इसका गठन कब हुआ, तो ये 2 जून 2014 को हुआ था, याद रखेंगे। भारत का ये जो कि 29वां राज्य है और इसकी राजधानी जो कि हैदराबाद। इसके सीमावर्ती राज्य की बात करें तो ये सीमावर्ती राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सभी इसके सीमावर्ती राज्य हैं। वहीं अगर भाषाएं देखें कि कौन सी भाषाएं यहाँ पे बोली जाए, तो ये मुख्य रूप से तेलुगु, उर्दू जो कि द्वितीय भाषा है। और यहाँ की प्रशासनिक जानकारी अगर देखें तो जैसे तो ये राज्यपाल जो कि समय समय पर या तो बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि अभी बताया हमने। और अगर यहाँ की कुछ योजनाएं देखी तेलंगाना की, तो उसमें से कुछ योजनाएं हैं जैसे कि हो गई आपकी रैतु बंधु योजना जो कि किसानों को आर्थिक सहायता देता है।
और मिशन काकती योजना, ये तालाबों का पुनर्जीवन, दलित बंधु योजना, आसरा पेंशन योजना, ये इसकी कुछ प्रमुख योजनाएं वहां की। ये थी कुछ इससे तेलंगाना से संबंधित कुछ बातें। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि रबी 2025-2026 के लिए न्यूट्रिएंट वेस्ट सब्सिडी मतलब शॉर्ट में एनबीएस दरें किस अवधि में लागू रहेंगी? क्वेश्चन है हमारे। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें, देखते हैं। पहला है कि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025। दूसरा विकल्प है 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026। तीसरा विकल्प है 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026। चौथा विकल्प है 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025। तो रबी फसल जो कि 2025-26 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसकी दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। अगर इसके उद्देश्य से देखें कि क्यों किया जा रहा है, तो ये किसानों को किफायती उर्वरक उपलब्ध कराना, मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा करना, इस उद्देश्य से इसको मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? क्वेश्चन हमारा। 4 विकल्प है इसमें। पहला है न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमादार ने। दूसरा विकल्प है न्यायमूर्ति ओम प्रकाश माथुर ने। तीसरा विकल्प है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। और चौथा विकल्प है न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक। तो हाल ही की बात है, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक, यह है मोहम्मद मुश्ताक जी। इन्होंने शपथ ग्रहण की है और वे इस न्यायालय के जो कि 24वें मुख्य न्यायाधीश बने। इससे पहले वे केरल उच्च न्यायालय के जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और यह नियुक्ति उनकी राज्य की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करें शपथ दिलाने वाले की, किसने इन्हें शपथ दिलाई थी? ओम प्रकाश माथुर, जो कि राज्यपाल सिक्किम। और यहाँ के समारोह में उपस्थित थे कुछ लोग, जैसे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मंत्रिपरिषद सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी और विधि जगत के जो कि प्रतिनिधि। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में डीआरडीओ ने दूर दराज और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए कौन सी नई पोर्टल जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है? क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसमें। एक्वासेफ सिस्टम, दूसरा है जल रक्षक यूनिट, तीसरा है SWDS मतलब फुल फॉर्म है इसकी सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, और चौथा विकल्प है हिमालयन वाटर का। तो हाल ही में डीआरडीओ ने दूर दराज और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, इस नई पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली को विकसित की है। तो तीसरा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा, जिसे SWDS कहा जाता है। और यह प्रणाली क्या है कि खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदल सकती है। यह खास तौर पर दूर दराज, तटीय और ऊंचाई वाले इलाकों में जो कि तैनात सैनिकों के लिए बनाई गई है, जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो उनके लिए बनाई गई है। इससे क्या है कि सैनिकों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और अभियानों के दौरान पानी की समस्या भी कम होगी, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन आधारित आधुनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस नए विशेष बल का गठन किया है? 4 विकल्प है इसमें। रुद्र फोर्स, दूसरा है गरुड़ कमांडो, तीसरा है अग्नि बटालियन और चौथा है भैरव बल। तो हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन आधारित आधुनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भैरव बल नए विशेष बल का गठन किया है। तो चौथा विकल्प से हो जाएगा ये। और यह बल पूरी तरह जो कि ड्रोन तकनीक पर आधारित है, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल किए हैं। भैरव बल का उद्देश्य है कि युद्ध के दौरान जो कि रियल टाइम निगरानी, दुश्मन ठिकानों पर सटीक हमला और खुफिया जानकारी जुटाए, ये भैरव बल के उद्देश्य है। और यह पहल जो कि भारतीय सेना को भविष्य की तकनीक
आधारित युद्ध के लिए और भी अधिक सक्षम बनाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किस नेता ने बनाया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें। बीएस येदियुरप्पा, दूसरा विकल्प है रामकृष्ण हेगड़े, तीसरा है देवराज ओर्स और चौथा है सिद्धारमैया। तो हाल ही में कर्नाटक की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सिद्धारमैया ने बनाया है। तो चौथा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से। इन्होंने अलग अलग कार्यकालों को मिलाकर लगभग 7 वर्ष 8 माह 7 वर्ष 8 माह जो कि मुख्यमंत्री पद पर पूरे किए और पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। और यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि कर्नाटक में अक्सर गठबंधन सरकारें और राजनीतिक अस्थिरता रही है, लेकिन सिद्धारमैया का लंबा कार्यकाल उनके जन समर्थन, राजनीतिक अनुभव और सामाजिक न्याय आधारित नेतृत्व को दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लॉ क्लब्स के आदान प्रदान के लिए किस देश के शीर्ष न्यायालय के साथ एमओयू किया है? एमओयू मतलब समझौता किया है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें। देखते हैं, पहला है नेपाल, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है जो कि बांग्लादेश और चौथा है भूटान। तो हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और जो कि किसके साथ गया, तो ये भूटान न्यायालय और भूटान के शीर्ष न्यायालय के बीच जो कि एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत क्या है कि भूटान के 2 क्लब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 महीने तक कार्य करेंगे। इस पहल का उद्देश्य है कि दोनों देशों मतलब भूटान और भारत न्यायिक सहयोग, प्रशिक्षण और अनुभव साझा करना, ये इसके उद्देश्य है। और यह कदम किस नीति के अनुरूप है? तो ये नेवर वोट फर्स्ट, इस नीति के अनुरूप और भारत भूटान के मजबूत संबंधों को जो कि और भी मजबूत सुदृढ़ करता है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया गया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, देख लेते हैं। पहला विकल्प है 25, दूसरा है 30, तीसरा है 41 और चौथा है 50। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया गया है, ये 41। तीसरा विकल्प सही है यहाँ से। और हाल ही में ये किसके द्वारा, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार के उद्देश्य से 41 साहित्य कृतियों का विमोचन किया है। ये है धर्मेंद्र प्रधान। ये कृतियां किन केंद्रों के आधार पर तैयार की गई हैं? तो ये कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा भाषाओं की उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा तैयार की गई है। इस पहल के उद्देश्य को देखें तो ये भारत की शास्त्रीय और साहित्यिक विरासत को संरक्षित करना, युवाओं को प्राचीन ग्रंथों से जोड़ना और बहुभाषी व समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं इस पहल के। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि विश्व एड्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें। 29 नवंबर, दूसरा है 30 नवंबर, तीसरा है 1 दिसंबर और चौथा है 2 दिसंबर। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। और सभी सोशल मीडिया के लिंक और युक्ति आईएएस ऐप, इन सभी के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।